नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति के भाषण से बजट सत्र का आगाज। सरकार की नई उपलब्धियां, कहा नोटबंदी से कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवाद पर लगाम। प्रधानमंत्री ने जताई सत्र की कामयाबी की उम्मीद, कहा बजट पर बारीकी से हो चर्चा। कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। विकास दर पर नोटबंदी का असर, आर्थिक सर्वे में 6.5% रहने का अनुमान। कल पेश होगा आम बजट। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के बगावती सुर, कहा 11 मार्च के बाद बनाएंगे नई पार्टी। अखिलेश यादव पर समर्थकों का टिकट काटने का आरोप। H-1B वीजा पर भारत को आपत्ति, अमेरिकी प्रशासन को चिंताओं से कराया अवगत। न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव। आइए देखते हैं पहली खबर। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत बताई। Honorable members, in the Basant season of renewal, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही मंगलवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने मौजूदा बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने नोटबंदी के फैसले को साहसिक बताते हुए इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करार दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही शुरू होने वाली आधार भुगतान प्रणाली से देश में तकनीकी क्रांति का रास्ता साफ होगा। To combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing, the government took the decision on 8th November 2016 to demonetize all 500 and 1000 rupee currency notes। राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस पर जोर दिया। साथ ही धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने पर भी चर्चा की जरूरत बताई। Frequent elections put on hold development programs, disrupt normal public life and impact essential services and burden human resources with prolonged period of elections duty। राष्ट्रपति ने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। The state of Jammu and Kashmir has been affected by terrorism sponsored and supported from across the borders. The attempts of infiltration, incidents of terrorist violence and loss of precious lives of civilians and security persons remain a cause of grave concern। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सरकार की तारीफ की। उन्होंने भविष्य की जरूरतों वाली बुनियादी ढांचा के विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस भाषण और आगे की दिशा पर बात करेंगे। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, बिजनेस से। स्वागत है आपका। नमस्कार। अदिति, ये तो जब भी राष्ट्रपति का भाषण होता है, सरकार की तरीके से जो नीतियां हैं, आगे का रोड मैप है, उसके जरिए है। उसमें जो एक नई चीज दिख रही है, मैं नीतियों पर आऊं उससे पहले, वो है चुनाव सुधार की दिशा में एक बात, जिसका जिक्र पहले प्रधानमंत्री ने किया और अब राष्ट्रपति के भाषण में। तो देखिए, पहली बात तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है।
जब किसी भी कैलेंडर ईयर में जब साल की शुरुआत होती है तो उसका पहला जो सत्र होता है संसद का जी। वो राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं। ये पुरानी प्रथा है, जब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के राजा हमारे ऊपर शासन करते थे, तो जिस तरह से ब्रिटेन में ये होता था उसी तरह से वही प्रथा हम लोगों ने भी अपने अडॉप्ट कर ली है। तो राष्ट्रपति जी जो भाषण पढ़ते हैं वो सरकार का भाषण होता है, सरकार का मत होता है। तो कुल मिला के पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या किया है उसका एक लेखा जोखा सा होता है, और उसकी एक जिस्ट होती है जो कि प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसपे कोई मतभेद हो या कोई कंट्रोवर्सी हो, इस तरह की बातें साधारण तो आम तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं उठाई जाती हैं। नोटबंदी जाहिर है सबसे बड़ा इवेंट रहा है पिछले साल में, तो उसका उल्लेख किया है राष्ट्रपति जी ने। और लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो अभिभाषण में है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए खास तौर से उनका ध्यान रखेंगे जो कि सक्षम नहीं है या जो किसी भी तरह से वंचित हैं या पीड़ित हैं या दुखी हैं या उस तबके के हैं जो कि अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो कि गरीबी रेखा से नीचे हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जिनके जो और महिलाएं, जनजाति, इन सब लोगों के बारे में अभिभाषण में उल्लेख है। तो क्या माना जाए कि सरकार का फोकस, भले ही सरकार पर ये विपक्ष आरोप लगाता रहा हो कि वो सूट बूट की सरकार है या फिर उद्योगपतियों के लिए ज्यादा रियायतें कर रही है, लेकिन सरकार के एजेंडे को अगर देखें और राष्ट्रपति के भाषण को इस बार भी देखें तो साफ तौर पर सोशल सेक्टर को लेकर या फिर उस गरीब तबके को या समाज के पिछड़े तबके को लेकर एक बार फिर दिखाने की कोशिश की गई है। स्कीम्स का जिक्र भी किया गया और उम्मीद है कि बजट में शायद उनको तवज्जो मिले। निश्चित रूप से अगर भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे कोई देखना चाहे तो इस भाषण में पर्याप्त ऐसे उदाहरण हैं कि जो कि ये दर्शाते हैं कि भारत वाकई अपने जो वंचित वर्ग है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहता है। और जगह जगह पर ये उल्लेख है उदाहरण के तौर पर, और विकास पर भी, क्योंकि आखिर सड़क, पुल, ये सब चीजें उन लोगों तक वो चीजें मुहैया कराती हैं जो कि शहरों में है। तो बार बार इसका उल्लेख हुआ है कि किस तरह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत का हर कोना सड़कों से लिंक्ड हो, सड़कों का एक जाल बने, पुल हो, और पावर सेक्टर में जिस तरह से बिजली पहुंचानी होती है उन इलाकों में जहां नहीं है उसका भी उल्लेख है। तो कुल मिला के ये भाषण पूरी तरह से दर्शा रहा है कि हम पूरे भारत को एक लेवल पर लाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल थी, क्योंकि बजट कल पेश होना है और उससे ठीक एक दिन पहले जब इसका जिक्र होता है और तो एक दिशा भी दिखती है, क्या कल हम उम्मीद करें कि कुछ नई स्कीम्स, कुछ और ऐसी स्कीम्स के जरिए जिनका जिक्र किया जा रहा है, महिलाओं को लेकर, दिव्यांगों को लेकर, या फिर ग्रामीण भारत की बात की गई है आज के भाषण में, उसका कहीं न कहीं उसको तवज्जो मिलेगी? मेरे ख्याल से हर गरीब का आंसू पोंछना सरकार का, किसी भी सरकार का एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और ये कल के बजट में निश्चित तौर पर इसकी कोई झलक हमें दिखाई देगी। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से लोगों को तकलीफ हुई है, इसका भी ये साधारण तौर पर सरकारें ये नहीं मानती हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन इस भाषण में उल्लेख है कि हाँ मुश्किल हुई थी लोगों को, लेकिन हम सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद खड़ा होकर और इसको सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया होती इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर।
बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण को प्रधानमंत्री के मन की बात बताया। सरकार ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Honorable member, in the Basant season, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत युवाओं के लिए नौकरी की है। इस मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण की आलोचना कुछ इस तरह की। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या वो प्रधानमंत्री के मन की बात थी और उसमें कुछ नहीं। सरकार ने आरोपों को खारिज किया और बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया। मनरेगा में हाईएस्ट एवर एलोकेशन इस सरकार ने दिया और जो 70 इनिशिएटिव्स हमारा सरकार ने जो आउटलाइन किया उसमें ये सब और जॉब ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स, वो पॉलिटिकल कारण से कुछ ना कुछ कहना है, सरकार का आलोचना करना चाहिए। I welcome you all. राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 20 लाख युवाओं ने इसका फायदा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सत्र में जनता के हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सत्र में कई नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया कि सत्र का उपयोग जनहित के लिए हो और बजट पर बारीकी से चर्चा हो। पिछले दिनों सभी राजनीतिक दलों के साथ सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से लगातार चर्चा हुई है। सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए हो, सार्थक चर्चा हो, बजट की भी बारीकी से चर्चा हो। पहली बार बजट 1 फरवरी को हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर करीब 1% के घटने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान सामने आया। सर्वे में आयकर दरों में कटौती के साथ गरीबी के खात्मे के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर गहन चर्चा पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक नोटबंदी के चलते चालू वित्त वर्ष में विकास दर पर असर पड़ेगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष में विकास दर घटकर 6.5% पर आने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 7.6% था। हालांकि अगले वित्त वर्ष से अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी और जीडीपी 6.75% से लेकर 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर 4.15% रहेगी,
जो पिछले वित्त वर्ष में 1.2% थी। औद्योगिक क्षेत्र के विकास दर भी नीचे जाने का अनुमान है और ये 5.2% रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ये क्षेत्र 7.4% की दर से बढ़ रहा था। बहुत सारे डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज भी हैं, वी हैव टू सी हाउ डिमोनेटाइजेशन प्लेज आउट, और एक्सटर्नली भी काफी द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक वी डोंट नो एग्जैक्टली कल नाफ्टा में क्या होगा, कल यूएस चाइना रिलेशंस में क्या होगा। सो इतनी सारी अनसर्टेनिटी है दैट आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट दैट इन आवर फोरकास्ट। सर्वेक्षण में सरकार के लिए कुछ सलाह भी है। इसमें गरीब कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जोर दिया गया है। वहीं आयकर दरों और रियल एस्टेट के लिए स्टैंप शुल्क में कटौती की भी बात है। उच्च आय वालों को टैक्स के दायरे में लाने का सुझाव है। अघोषित आय से टैक्स वसूली के दौरान आयकर दाताओं को परेशान नहीं करने को भी कहा गया है। ऑपरेशन क्लीन मनी, एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्वच्छ धन अभियान। स्वच्छ धन अभियान, it is just the name of the programming software which will be used to get answers on all the deposits which are made, and after getting all the preliminary answers from people, then only if the need be we would be taking legal action against those people. सर्वेक्षण में केंद्र और राज्यों में बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय सेहत में सुधार पर जोर है। साथ ही जीएसटी में जमीन और अचल संपत्तियों को शामिल करने पर भी जोर है ताकि काले धन पर लगाम लग सके। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति का दस्तावेज है और इसे आम बजट की रूपरेखा का पता चलता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को बजट पेश करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बजट से एक दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गिरावट की मुख्य वजह मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स और निफ्टी 0.75% तक गिरकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 194 अंक की गिरावट के साथ 27,656 पर बंद हुआ, तो वहीं पर निफ्टी 71.45 अंक गिरकर 8,561 पर बंद हुआ। आईटी क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी। इसके अलावा फार्मा, मेटल, ऑटो, पावर शेयर में भी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा करने और समर्थकों के टिकट काटने के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के हाशिए में चल रहे शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में मंगलवार को अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद नई पार्टी बना सकते हैं। 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनके समर्थकों के टिकट जानबूझकर काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय चुनाव लड़ते। टिकट भी दे दिया है मुझे, ए फार्म बी फार्म भी दे दिया है, कृपा हो गई, नहीं तो हो सकता था निर्दलीय लड़ना पड़ता। निर्दलीय लड़ना हम तो तैयार थे। अब जब क्षेत्र में निकले तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा लड़ना है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो अपने समर्थक उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। उन्होंने जसवंत सिंह नगर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर विधानसभा में अवरोध हुआ। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि जो अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल में देशद्रोही हैं। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीडीपी के सहयोगी बीजेपी ने मुद्दा उठाया और बयान को कार्रवाई से निकालने की मांग की। जैसे ही स्पीकर ने मांग मानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और दोनों दलों ने इसे सदन की परंपरा के खिलाफ बताया। बयान को कार्रवाई से निकालने के विरोध में पीडीपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के लिए नए कानून पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही जल्लीकट्टू के आयोजन की इजाजत देने और कानून व्यवस्था ठीक न रख पाने के लिए फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने नए कानून पर स्टे न देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार को जनवरी 2016 में जारी अधिसूचना को वापस लेने की इजाजत मिल गई।
तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू आंदोलन के दौरान मरीना बीच और दूसरे हिस्सों में हिंसा और पुलिस जातियों के आरोपों की तहकीकात के लिए एक जांच आयोग गठित करने का ऐलान किया है। कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, कोई स्टे नहीं दिया। कोर्ट ने जवाब मांगा है तमिलनाडु से स्टे एप्लीकेशन पे और रिट पिटीशन जो है उस पे जवाब मांगा है। मामला जो है अब 10 या 12 हफ्ते के बाद लगेगा। लिहाजा अब तक तमिलनाडु का जो कानून है वो जायज रहेगा। भारत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उज़्ज़ावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी की खबरों पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत के मुताबिक हाफिज सईद को नजरबंद करने जैसी कार्रवाई पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई सिर्फ दुनिया को चकमा देने के लिए करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह की पहल पर तभी भरोसा होगा जब मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद किया है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव के चलते ऐसा हुआ है। इन लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हाफिज सईद को लाहौर की मस्जिद कदसिया में हिरासत में लिया गया और इस बीच पाकिस्तान की सेना ने हाफिज सईद की नजरबंदी को देश के हित में लिया गया नीतिगत फैसला बताया है। हम लगातार ये मांग करते रहे हैं कि कुख्यात आतंकवादियों को प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रतिबंधों के दायरे में लाया जाना चाहिए। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है, परंतु मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सकती है। अमेरिका ने H-1B वीजा की शर्तों को सख्त बनाने का बिल संसद में पेश किया है। न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव है। तो भारत ने इस मामले में अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस को अपनी चिंताओं के बारे में बता दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों पर पाबंदी के फैसले का विरोध करने वाले अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त कर दिया है। येट्स ने प्रवासियों पर बैन लगाने के आदेश का अदालत में बचाव करने से इनकार कर दिया था। उनकी जगह वर्जीनिया प्रांत के अटॉर्नी जनरल डाना बोएंते को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रवासी और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग के निदेशक डेनियल रेक्सडेल को भी हटा दिया गया है। वहीं अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के प्रवासियों की एंट्री पर बैन का विरोध जारी है। That is illegal, that is unconstitutional, and that is immoral. We are here to fight back. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए संसद में बिल पेश किया है, लेकिन आशंका है कि इससे कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह दूसरे देशों से आने वाले प्रोफेशनल्स को रखना मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। Have been conveyed both to the US administration and the US Congress at senior levels. इसे द हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट 2017 के तहत H-1B वीजा के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से ज्यादा करने का प्रस्ताव है। इसमें 60,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 1,30,000 अमेरिकी डॉलर किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नया वीजा कानून विदेशी कर्मचारियों के हित में होगा और उनका शोषण रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।